नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी से पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं एवं समय का निर्धारण तक। तो पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है। पहली गति होती है रोटेशन, जहां पृथ्वी अपने अक्ष पर ही एक ही जगह घूमती रहती है, वो रोटेशन हो गया। दूसरा है परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन में पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य अगर बीच में है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये हो गया पृथ्वी का रिवोल्यूशन गति। तो पृथ्वी जो है दो प्रकार से गति करती है। तो पहला हम बात करेंगे रोटेशन यानी घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व से मान लो हमारा ये पृथ्वी हो गया, तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो ये पश्चिम से पूर्व इधर ऐसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लेती है। इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसको हम परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी के कारण, घूर्णन गति के कारण ही दिन व रात की घटना होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस कारण से पृथ्वी पे दिन रात की घटना होती है, तो हमारा उस उत्तर होगा कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होता है। नेक्स्ट गति की बात करेंगे हम रिवोल्यूशन, परिक्रमण या वार्षिक गति। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे मैंने बताया कि अगर सूर्य हमारे पास यहाँ सन है तो उसके चारों ओर राउंड राउंड जो है हमारा जो अर्थ है वो परिक्रमण करता है, जिसे रिवोल्यूशन भी कहते हैं हम। तो ये इसमें जो लगने में टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट टाइम लगाता है, 48 मिनट टाइम लगाता है और 46 सेकेंड। तो कितना टोटल टाइम हो गया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। तो पृथ्वी की इसी गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है रिवोल्यूशन करता है तो क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे सर्दी आ गई, गर्मी या बरसात, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नत अक्ष, अर्थात पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल यानी प्लेन ऑफ ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी पर इस तरह लंबवत रेखा में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ हम देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि हमारा डायग्राम हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो पृथ्वी का जो ये अगर हम इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो ये हमारा इधर से ये नॉर्थ पोल हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, साउथ ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन हो गया विषुवत रेखा। तो लंबवत रेखा से यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री का झुकाव है और ये प्लेन से, ठीक है। और जो ये अक्ष है, अक्ष से यहाँ पे अगर हम ये 90 में से 90 डिग्री में से 23.5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 66.5 डिग्री का झुकाव है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि जो पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है, कक्ष प्लेन ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्ष तल से 66.5 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और पृथ्वी जो है लंबवत रेखा पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण क्या होता है, इस कारण यह होता है कि दिन रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है। कभी दिन छोटा होता है, कभी दिन बड़ा होता है। कभी दिन हमारा 13 घंटे का हो जाता है, कभी दिन 12 घंटे का होता है, कभी दिन 9 घंटे का होता है। इससे रातें लंबी हो जाती हैं, फिर रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसी कारण जो है ये जो झुकाव है, झुकाव के कारण ही दिन और रात में की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर दूसरा, मौसम में परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है, मौसम से आज का मौसम कुछ और है, कल का मौसम कुछ और हो जाता है। तो दिन प्रतिदिन मौसम में चेंजिंग होती रहती है, तो ये मौसम में परिवर्तन होता है, या फिर इसे ऋतु परिवर्तन भी हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट है वर्षा में वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है। वर्ष के विभिन्न यानी जो वर्ष होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि जो कर्क रेखा है किस तरीके से जो सन है चारों ओर एंगल घूमती है और ऋतु परिवर्तन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। दीर्घवृत्ताकार पथ यानी इस टाइप का पथ है। इस पथ पर जो है सूर्य के यहाँ बीच में सन है और चारों ओर सूर्य है, इसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अगर यहाँ देखें तो सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक होगा, लेकिन अगर यहाँ देखें तो पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी दूर होगा। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी स्थिति है, दो स्थिति हैं। पहला है अपसोर जिसे हम कहते हैं एफिलियन, दूसरा है उपसोर जिसे हम कहेंगे पेरिहीलियन। अपसोर में कौन सी स्थिति पाई जाती है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाया जाता है तो अपसोर की स्थिति या सूर्योच्च कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। इस समय सूर्य ताप अपेक्षाकृत कम होता है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर मान लो यहाँ हमारा सन है तो इस तरीके से स्थिति बनती है। बीच में हमारा लो तो इसके बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है हमारा अपसोर यानी एपिलियन का स्थिति है, जिसे हम सूर्योच्च भी कहते हैं। और ये स्थिति जो होती है 4 जुलाई 4 जुलाई को ये वाली कंडीशंस बनती है, जिसके बीच अधिकतम दूरी होता है लगभग 15.21 किलोमीटर की दूरी होता है। दूसरी स्थिति है उपसौर यानी पेरिहेलियन। पेरिहेलियन की स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है न्यूनतम हो जाती है। इसे हम रवि नीच भी कहते हैं। और ये लगभग 14.73 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। यह स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। किस तरीके में होती है, 3 जनवरी को न्यूनतम हो जाती है। यानी अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया पृथ्वी का, बीच में सन हो गया था। अगर यहाँ देखें तो यहाँ बीच की जो डिस्टेंस है कैसा होगा, कम होगा। तो इस तरीके से ये वाली स्थिति जो होती है लगभग 3 जनवरी को बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अयनांत पर। अयनांत यानी संक्रांति, सोलिस्टिक्स। अयनांत यानी संक्रांति, सोलिस्टिक्स। सूर्य की अयन रेखा यानी कर्क और मकर रेखा स्थिति को ही हम अयनांत कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये अर्थ है तो अर्थ में बीच में क्या होता है, विषुवत रेखा होता है, ऊपर वाली रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो यहीं से हमारा जो है अयनांत यानी सोलिस्टिक्स निकल के आता है। हम बात करेंगे ग्रीष्म अयनांत यानी कर्क संक्रांति की। ग्रीष्म अयनांत कर्क संक्रांति समर सोलिस्टिक्स बोलते हैं। यह स्थिति 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है। और यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी के विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य तिरछा चमकता है और रातें जो हैं बड़ी होती हैं और दिन जो है छोटा होता है, तथा गर्मी कम होने से शीत ऋतु होती है। जैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होगा। अगर हम डायग्राम के माध्यम से जैसे समझिए कि जैसे मान लो हमारा ये अर्थ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा, ऊपर लाइन क्या होगी, कर्क रेखा। तो यहाँ पे जो है सूर्य जो है लाइन को सीधी आती है। और ये स्थिति कब होती है, 21 जून को। 21 जून को हमारा योगा डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर में। यहाँ पे दिन जो है बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। इसी के वजह अगर नीचे में आए दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे और शीत ऋतु होगा दक्षिणी गोलार्ध के विपरीत में। हम बात करेंगे शीत अयनांत की। शीत अयनांत या मकर संक्रांति, विंटर सोलिस्टिक। यह स्थिति 22 दिसंबर को होता है।
22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है, जिसे सूर्य मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री पर लंबवत रहता है, जिससे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ग्रीष्म ऋतु कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। इस स्थिति को हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने के कारण शीत ऋतु कम रहती है। यदि हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो जैसा कि हमारा ये अर्थ हो गया, तो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, नीचे होगी मकर रेखा। तो यहाँ पे जो है सन की जो है रोशनी को सीधी आती है, तो यहाँ पे जो है गर्मी पड़ती है और यहाँ पे क्या होता है? सर्दी हो जाता है। ये स्थिति कौन सी होती है? 22 दिसंबर को ग्रीष्म पड़ती है इंडिया में, ये और कंट्री में, उत्तरी गोलार्ध के कंट्री में। और इधर जो है गर्मी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। इस स्थिति मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति भी कहते हैं इसे हम। अब बात करते हैं विषुव इक्विनॉक्स वाली स्थिति जो होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखा का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन और रातें बराबर होती हैं। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होने की स्थिति में विषुव अर्थात अथवा सम दिन रात कहा जाता है। 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर वाली स्थिति को हम शरद विषुव अर्थात ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से हम जानते हैं। अगर हम डायग्राम को समझे तो ये हमारा अर्थ हो गया। यहाँ बीच में यहाँ विषुवत रेखा, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सन की रोशनी आती है, जिससे दिन और रात जो है दोनों तरफ बराबर होती हैं। और यहाँ पे जो है ये स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। पहली तारीख आती है 21 मार्च को और दूसरी बार आती है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को जो है बसंत विषुव मनाया जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को है शरद विषुव ऑटम इक्विनॉक्स मनाया जाता है। नॉर्वे को जो है हम जो है अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रात में क्या होता है? सन चमकता है। दिन की अवधि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि लगभग कितना? 6 महीने का होता है उत्तरी ध्रुव पर दिन। अगर हम डायग्राम से देखें तो यह यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये भी है उत्तरी ध्रुव पे जो है दिन ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन रात वाला है और ये वाला पोर्शन हमारा दिन वाला है। दिन बड़ी हो गई, रातें छोटी हो गई, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? रात ही रात है, दिन तो है ही नहीं। 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है। कब? 23 सितंबर से 21 मार्च तक। 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो है सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है। अब इस कंडीशन में क्या होगी? इस कंडीशन में होगी कि दिन बड़ी होगी दक्षिणी गोलार्ध में और रातें छोटी होंगी। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि जो है 6 महीने की हो जाती है, ठीक से विपरीत था। तो अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ पे जो है अब दक्षिणी गोलार्ध में दिन ही दिन है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? रात ही रात है। तो ये स्थिति कब से कब तक होती है? 23 सितंबर से 21 मार्च तक। ग्रहण इक्लिप्स, तो पहला है हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, सोलर इक्लिप्स के बारे में। पृथ्वी द्वारा सूर्य तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक ही सीध में रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। इसे हम प्रतिपदा भी कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या को होती है, यानी ज़्यादातर जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, किंतु चंद्रमा में झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण
नहीं लगता है, यानी ज़्यादातर जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होगा। अर्थात हम क्या समझें कि जो सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी वो तीनों एक की सीध में होगा। जैसे कि यहाँ सूर्य हो गया यहाँ पे और इधर पृथ्वी हो गया, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति में जो सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर ना आके चंद्रमा पे आएगी और पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा। तो ये स्थिति जो है दिन के समय होती ज़्यादातर है। अब बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण की, लूनर इक्लिप्स। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, जब पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, अगर मान लो यहाँ चंद्रमा है और ये सूर्य है तो बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को यह नहीं लगता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले प्रत्येक पूर्णिमा को उसी स्थिति में नहीं होता है। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो ये हमारा सन हो गया, सूर्य, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य, इधर हमारा क्या हो गया, चंद्रमा, ये हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है बीच में आ गया और चंद्रमा आ गया सबसे सारे को। पृथ्वी पर की काल्पनिक रेखाएं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो होते पृथ्वी सतह पर विषुवतीय रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर यानी मेरिडियन पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाया जाता है। विषुवतीय वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। यह पृथ्वी को अक्षांशीय दृष्टिकोण से 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवतीय वृत्त के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांशीय विस्तार को उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांशीय विस्तार को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी अगर हमारा ये अर्थ है तो ये हमारा जो है विषुवतीय रेखा होगा जो 0 डिग्री में होगा। उसके बाद इस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये इस तरीके से लाइन बनती है। इससे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश यानी लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश रेखा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये रेखाएं जो है पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। इसका महत्व जो है किसी स्थान की स्थिति बतलाने में होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होगी, लगभग 111.13 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 181 यानी 181 अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो ग्रेट यानी बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल यानी बृहत वृत्त कहते हैं। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखा, जैसे कि मान लो हमारा दो अक्षांश तरीके से है, इसके बीच जो एरिया बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे यानी जोन कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब हम लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। लॉन्गिट्यूड जो है किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी जो है देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि अगर हम एक हमारा अर्थ हो गया तो इस तरीके से प्राइम मेरिडियन होगा, तो इसके पूर्व में कुछ इस तरीके से लाइन होंगे और इसके पश्चिम में इस तरीके से लाइन होंगे। इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की विशेषताएं क्या हैं, 0 डिग्री जो देशांतर है उसको प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन माना गया है, जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसीलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं, जो कुल मिलाकर 360 डिग्री हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उसकी लंबाई कैसी होगी, समान होती है। और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता
है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं। जितनी देशांतर रेखाएं वो ध्रुव पर मिलेंगी, अर्थात इन रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो भूमध्य रेखाओं पर दूरी कैसी होगी? अधिकतम होगी, जो 111.32 किलोमीटर होता है। यह दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे गोरे कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पर, अर्थात 1 डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी 360 डिग्री में यदि 24 घंटे जो है 360 डिग्री में घूमेगी तो 1 डिग्री में कितने घूमेगी? 4 मिनट। इसका उपयोग करके हम किसी भी स्थान की स्थिति और समय दोनों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? पहला तो है स्थानीय समय यानी लोकल टाइम के अनुसार। दूसरा है प्रमाणिक समय। स्थानीय समय वह समय है जिसका निर्धारण जो है सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में देशांतर जो है लगभग 15 डिग्री अंश होता है। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री सूर्य के ठीक सामने से होकर जाते हैं, अर्थात 1 डिग्री अंश देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर समय जो है कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट बढ़ जाता है। इस तरह पश्चिम जाने पर 1 डिग्री देशांतर पर समय 4 मिनट घट जाता है। जैसे कि हम देखें तो जैसे हमारा ये ग्रीनविच लाइन हो गया जो कि लंदन में है, और ये 0 डिग्री देशांतर पर यहाँ लगभग 12 बज रहे होंगे। जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा समय बढ़ेगा, यानी हम 1 डिग्री बढ़े तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़े तो 8 मिनट बढ़ जाएगा, यदि 15 डिग्री बढ़ गए तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ऐसे यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? समय घट जाएगा। तो अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट घट जाएगा, अगर 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा घट जाएगा। इस तरीके से समय घट जाएगा। अब प्रमाणिक या मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? किसी देश का प्रमाणिक समय जो होता है वह समय होता है जो उस देश की केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित होता है। मतलब कोई उसकी एक केंद्रीय होती है देशांतर रेखा, उसे ही हम प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। जैसे कि भारत में जो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है मानक समय, जो कहाँ पे है? जो नैनी इलाहाबाद, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। समय जोन, टाइम जोन, विश्व को जो है लगभग 24 समय जोन में बांटा गया है। यह विभाजन जो है ग्रीनविच टाइम मानक समय में 1 घंटे अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल के आधार पर है। ग्रीनविच यमोत्तर जो 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड, नॉर्वेयन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिका से गुजरता है। तो 0 देशांतर कहाँ कहाँ से गुजरता है? ग्रीनलैंड से, नॉर्वेयन सागर से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माले, बुर्किना फासो से, घाना से और दक्षिण अटलांटिक से। वैसे देश जिनका क्षेत्रफल अधिक है वहाँ एक से अधिक समय जोन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन हैं और रूस में 11 समय जोन है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 7 समय जोन कहाँ पे हैं? अमेरिका में, और 11 समय जोन कहाँ पे हैं? रूस में। ये अगर हम रूस का एरिया देखें अर्थ पे तो इस टाइप से रूस का एरिया है, इसीलिए रूस को अलग अलग टाइम जोन की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो 1884 में वाशिंगटन में जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में 180वें यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया था। तो 180वें जो प्राइम मेरिडियन है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किए हैं।
ये लगभग 1884 में हुआ था। 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। यानी अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पे इस तरीके से होगा, तो कहीं पे 0 डिग्री होगा, मान लो अगर यहाँ 0 डिग्री यहाँ उत्तर है तो यहाँ पे कहीं 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री पूर्वी माने या पश्चिमी माने वो एक ही लाइन है, दो लाइन अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो जब जलयान पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में एक दिन जोड़ दिया जाता है। यानी अगर कोई जलयान यहाँ है, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो एक दिन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ पे क्या है, मंगलवार है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार में हो जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा। तथा तिथि 28 के स्थान पे, और यानी जब दिन बढ़ जाएगा तो तिथि भी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार जब पूर्व की दिशा में यात्रा की जाती है तो इस रेखा को पार करने पर एक दिन छोड़ दिया जाता है, अतः वह मंगलवार के स्थान पर सोमवार होता है। यानी जैसे कि मान लो अगर यहाँ पूर्व की इधर की ओर जा रहा है, अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे है सोमवार, यहाँ पे कौन सा दिन है, सोमवार है, तो हम क्या करेंगे, सोमवार को छोड़ देंगे और यहाँ पे एक दिन हम घटा देंगे, ये दिन हो जाएगा रविवार, इस तरीके से। ठीक है। और तिथि भी घट जाएगी। यह रेखा जो है आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, यह आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। 75 डिग्री उत्तर अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ी गई, से पूर्व की ओर मोड़ा गया, और बेरिंग जल संधि से निकाली गई। कौन सी जल संधि से निकाली गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा को, बेरिंग जल संधि से। बेरिंग समुद्र में यह पश्चिम की ओर मुड़ती है, फिर बेरिंग समुद्र में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे 60.5 डिग्री पूर्व की ओर खिसकाया गया है, ताकि फिजी टोगो द्वीप समूह एक ही समय जोन में रहे। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से गुजरती है। इस रेखा का अधिकांश भाग स्थल से दूर रखा गया है, ताकि एक ही देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक ही दिन में अलग अलग तिथियां माननी पड़ती है, जिससे उन्हें असुविधा हो। तो इसीलिए जो स्थल दूर से इसलिए रखा गया, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही देश में रहने वाले लोग अलग अलग तिथि को माने, इसीलिए जो है स्थल से दूर रखा गया। हम कर्क और मकर वृत्त के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध तथा कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच तथा मकर वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त तथा ध्रुवों पर बीच को हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे कटिबंध क्या समझाया गया, जैसे कि मान लो हमारा ये अर्थ हो गया, तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गई, हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा मकर रेखा हो गया। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं, इसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। फिर यहाँ पे एक आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र होता है, यह आर्कटिक हो गया, नीचे अंटार्कटिक हो गया। तो जो आर्कटिक, इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, और जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, हम शीत कटिबंध। ध्रुवों के बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं, हम शीत कटिबंध कहते हैं। इसी के साथ आज की हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।